प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। एमए उत्तरार्ध के नवीन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर वंदना यादव, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि कोरोना महामारी के संकट के इस दौर में जब संपूर्ण विश्व इस बीमारी से जूझ रहा है, ऐसे समय में हम अंतर्जालीय स्रोत के माध्यम से ही कक्षाएं ले सकते हैं, अध्यापन कार्य को सुचारू रख सकते हैं। उसी श्रृंखला में हम आज एमए उत्तरार्ध का तृतीय प्रश्न पत्र का प्रथम विकल्प गद्य पद्य चंपू, जिसको मैं पढ़ाऊंगी आपको। इस प्रश्न पत्र में बाणभट्ट की कादंबरी जो महाश्वेता वृत्तांत पर्यंत तक, नैषधीय चरितम का प्रथम सर्ग, चंपू भारतम का प्रथम स्तबक और शिवराज विजयम का प्रथम और द्वितीय स्तबक आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। सर्वप्रथम बाणभट्ट पर हम प्रकाश डालेंगे। बाणभट्ट का परिचय। गद्य साहित्य के क्षेत्र में बाणभट्ट का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कालिदास का जो स्थान काव्य और नाटक के क्षेत्र में है, वही गद्य काव्य के क्षेत्र में बाणभट्ट को प्राप्त है। बाण का काल और व्यक्तित्व दोनों के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि इन्होंने हर्षचरितम के प्रारंभ में तथा कादंबरी के मंगल पद्यों में अपना विस्तृत परिचय दिया है। बाण के पूर्वज वत्स सरस्वती पुत्र सारस्वत के चचेरे भाई थे। वत्स से ही वात्स्यायन वंश चला, जिसमें कुबेर नामक विद्वान व्यक्ति का जन्म हुआ। इनके अच्युत, ईशान, हर और पाशुपत, ये 4 पुत्र हुए। कुबेर से वत्स, अच्युत, ईशान, हर और पाशुपत। पाशुपत से अर्थपति और अर्थपति से भृगु, हंस, शुचि, कवि, महीदत्त, धर्म, जातवेदा, चित्रभानु, त्र्यक्ष, अहिदत्त और विश्वरूप। इनमें चित्रभानु का पुत्र बाणभट्ट एवं बाणभट्ट के पुत्र भूषण भट्ट थे। इस तरह से हम बाण की वंशावली को इस वंश वृक्ष के माध्यम से देख सकते हैं। अब है बाण का देशकाल। हर्षचरित के पहले, दूसरे और तीसरे उच्छ्वास के आधे तक बाण की आत्मकथा ही चलती है। इसमें बाण ने अपना जन्म स्थान प्रीतिकूट बताया है, जो सोन नदी के किनारे पर स्थित था। ऐतिहासिक दृष्टि से बाण का स्थिति काल निश्चित है। बाण ने अपना प्रथम गद्य ग्रंथ हर्षचरित लिखकर उसमें अपने आश्रयदाता सम्राट हर्षवर्धन का जीवन वृत्तांत दिया है। श्रीहर्ष एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, जो गुप्त राजवंश के पतन के बाद भारत के शासन क्षेत्र में आए। यह स्थानेश्वर के नरपति थे, किंतु अपने बहनोई राज्यश्री के पति कान्यकुब्जेश्वर गृहवर्मा की हत्या हो जाने पर उसका राज्य संभालने के लिए कान्यकुब्ज देश चले गए थे और बाद में स्वयं समस्त उत्तर भारत के महाराजाधिराज पद पर आसीन हुए। जो चीनी यात्री हैं वेहिनसांग, वो जब भारत आए और उन्होंने भारत भ्रमण किया और अपनी भ्रमण यात्राओं के विवरणों में उन्होंने जिस हर्षवर्धन का उल्लेख किया है, वह बाण के आश्रयदाता और उनके हर्षचरित के कथानायक श्रीहर्षि हैं। इस तरह इतिहासानुसार श्रीहर्ष ने 606 से 648 ईस्वी तक शासन किया। और बाण का स्थिति काल इस तरह से हम यदि देखें तो 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध कह सकते हैं। बाह्य प्रमाणों से भी बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के मध्यकाल तक वर्तमान थे। इन प्रमाणों में जैसे बाण के हर्षचरित का उल्लेख रुय्यक के अलंकार सर्वस्व में कई बार हुआ है और रुय्यक का समय 1150 ईस्वी है।
जिसमें कादम्बरी का एक उदाहरण भी आता है, चित्रकर्मसु वर्ण संकरो यतिषु दंडग्रहणानि। वामनाचार्य ने भी अपनी काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में कादम्बरी से उद्धरण लिए हैं और वामन का समय 750 ईस्वी से 800 ईस्वी माना जाता है। आनंदवर्धन, जिनका समय 850 ईस्वी है, इन्होंने भी अपने ध्वन्यालोक ग्रंथ में बाण की कादम्बरी का उल्लेख किया है। 10 रूपकार धनंजय, जिनका समय 1000 ईस्वी, और सरस्वती कंठाभरण के लेखक भोज, जिनका समय 1025 ईस्वी है। इनकी भी कृतियों में बाण का नाम उल्लेख होने के कारण से बाण इन सभी साहित्यकारों के पूर्ववर्ती ही सिद्ध होते हैं। हमें बाण की कृतियाँ, बाण की 3 प्रमाण सिद्ध रचनाएं प्राप्त होती हैं: हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक। हर्षचरित आख्यायिका ग्रंथ है, कादम्बरी कथा ग्रंथ है और चंडी शतक दुर्गा की स्तुति का काव्य है। पार्वती परिणय ये आंध्र निवासी वामन भट्ट बाण की रचना है और मुकुट ताड़ितक नामक नाटक का उल्लेख चंडपाल और गुण विजयगणी ने बाण की कृति के रूप में किया है, लेकिन यह उपलब्ध नहीं है। अब हम चर्चा करते हैं बाण की रचना हर्षचरितम। बाण के हर्षचरित एवं कादम्बरी 2 गद्य काव्य हैं। इनमें हर्षचरित आख्यायिका है और इनकी पहली रचना है और कादम्बरी अंतिम रचना है। साहित्य शास्त्रियों ने गद्य काव्य के 2 भेद, कथा और आख्यायिका माने हैं। बाण ने स्वयं भी हर्षचरित को आख्यायिका और कादम्बरी को कथा कहा है। हर्षचरित एक आख्यायिका है जिसमें बाण भट्ट ने काव्यमयी, अलंकृत एवं ओजपूर्ण भाषा में अपने आश्रयदाता श्री हर्ष की जीवनी लिखी है। इसमें 8 उच्छ्वास हैं। प्रारंभिक 2-2.5 लगभग उच्छ्वासों में बाण ने अपने आत्मकथ्य दिया है और शेष उच्छ्वास श्री हर्ष परक हैं। इसके प्रारंभ में 21 पद्यों में मंगलाचरण तथा पूर्व कवियों एवं कृतियों की प्रशंसा करके महाराज हर्षवर्धन का जयकार किया है। यदि हम उच्छ्वास अनुसार कथा देखें तो प्रथम उच्छ्वास में कवि ने दुर्वासा के शाप से सरस्वती के पृथ्वी पर लौट आने, सोन नदी पर रहने, दधीच से प्रेम होने, सारस्वत पुत्र को जन्म देकर स्वर्ग लौटने, सारस्वत द्वारा चचेरे भाई वत्स को सारी विधाएं देकर तपस्यार्थ चले जाने, वत्स वंश में कुबेर का जन्म तथा उनके प्रपौत्र चित्रभानु के पुत्र रूप में बाण जन्म लेकर मातृपितृहीन बाण का युवावस्था में अपने मित्रों के साथ भ्रमण का वर्णन है। दूसरे उच्छ्वास में हर्ष के भाई कृष्ण का संदेश पाकर बाण अपने गांव से चलकर सैन्य शिविर में हर्ष से मिलते हैं तथा ओजस्वी भाषा में अपने परिचय देकर क्रम से उनका प्रेम और आदर पाते हैं। तीसरे उच्छ्वास में बाण घर लौटते हैं, कुल बंधुओं के आग्रह पर हर्षचरित का एक अंश सुनाना स्वीकार करते हैं। चौथे उच्छ्वास में राजा प्रभाकर वर्धन व रानी यशोमती से उत्पन्न राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री का वर्णन है। पांचवें उच्छ्वास में राज्यवर्धन हूणों के नासार्थ जाते हैं। हर्ष भी कुछ दूर तक साथ जाते हैं, किंतु पिता की रुग्णता का समाचार सुन लौट आते हैं। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु का करुण दृश्य यहाँ वर्णित है। रानी यशोमती पति की मृत्यु के पूर्व ही आग में जल जाती है। छठे उच्छ्वास में हूण विजय कर राज्यवर्धन लौटते हैं तथा पितृशोक से संतप्त हो हर्षवर्धन पर राज्यभार डालते हैं। इसी बीच मालवराज द्वारा गृहवर्मा के मारे जाने और राज्यश्री के बंदी बनाए जाने का समाचार मिलता है। राज्यवर्धन ममेरे भाई भंडी के साथ मालवराज को मारने जाते हैं। यद्यपि वे अपने कार्य में सफल हो जाते हैं, परंतु गौड़ नरेश द्वारा छलपूर्वक मारे जाते हैं। हर्ष समाचार सुनकर शोक संतप्त होकर पृथ्वी को गौड़हीन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। सातवें उच्छ्वास में हर्ष की सेना का प्रस्थान
हर्ष को भंडी वृत्तांत सुनाता है कि राज्यश्री बंदी गृह से मुक्त होकर विंध्याटवी में चली गई है। हर्ष स्वयं उसकी खोज में निकलते हैं। 8वें उच्छ्वास में गृहवर्मा के बाल मित्र सन्यासी दिवाकर मित्र के आश्रम में हर्ष पहुंचते हैं। एक भिक्षुक राज्यश्री के कहीं सपरिवार अग्नि में जलने को तैयार होने की सूचना देता है। हर्ष उसे बचा लेते हैं। दिवाकर मित्र राज्यश्री को उपदेश देते हैं। हर्ष कहते हैं कि प्रतिज्ञा पूर्ण कर वे भी कासाय वस्त्र धारण कर लेंगे, तब तक राज्यश्री का पालन आचार्य करेंगे। इस तरह से अंत में प्रतीकात्मक संध्या वर्णन से इस ग्रंथ की समाप्ति हो जाती है। यह संपूर्ण हर्षचरितम का कथानक है। अब हम अग्रिम कक्षा में बाणभट्ट की कादंबरी के विषय में चर्चा करेंगे। यद्यपि हमें कादंबरी का अध्ययन करना है, परंतु क्योंकि कादंबरी के रचयिता बाणभट्ट हैं, तो बाणभट्ट की जो कृतियां हैं, उनके कथानक क्या हैं, बाणभट्ट का देश काल समय क्या रहा है, इन सभी की जानकारी होना भी आवश्यक है। तो अग्रिम कक्षा में बाणभट्ट की कादंबरी पढ़ेंगे। धन्यवाद।